welcome to the series of video lecture on C programming language. Today's topic is my first C program, but before that we'll go through the last video lectures at initial stage, in which we have discussed some basics of C language, covering algorithm, program, character set of C language, that is ASCII character set, then what is variable, and all about data types. And for any language, as we know that we need the alphabet set and second is the grammar. In similar fashion C के लिए जो alphabet set है that is the ASCII character set और उसकी grammar. तो ASCII character set हम लोग ने character set में पहले भी डिस्कस कर चुका है, और ग्रामर के पार्ट की यदि हम लोग बात करें तो हमने 3 इंस्ट्रक्शन में ग्रामर को कंप्लीट किया है, दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो 2 चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि इंग्लिश के लिए अल्फाबेट सेट और ग्रामर, सी के लिए हमने क्या पढ़ लिया, आस्की कैरेक्टर सेट और उसकी ग्रामर, इन 3 रूल्स में. फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लिया है, तो अब हम इस काबिल है कि नाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. व्हाई? बिकॉज यूजिंग दिस एनालॉजी नाउ वी नो द कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज and we know the grammar of C language. So start very first program. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रोग्राम लिखना बहुत ही आसान काम है. कैसे? उसके लिए मैंने आपको एनालॉजी बताई थी कि यदि मेरे पास हिंदी में कोई पैसेज लिखा हुआ है, जो गद्यांश या पद्यांश लिखा हुआ है, और यदि आपको कहा जाए कि उसे इंग्लिश के पैसेज में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको क्या आना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? हिंदी के वर्णमाला, अल्फाबेट सेट और उसकी ग्रामर, व्याकरण, और साथ साथ में दैट इज द सोर्स, और साथ साथ में टारगेट लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट और उसकी ग्रामर पता होना चाहिए. तो यदि आपको सोर्स और टारगेट दोनों लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट और ग्रामर पता है तो वी कैन परफॉर्म द ट्रांसलेशन. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखूं कि मैं जा रहा हूं, दिस इज द स्टेटमेंट रिटन इन हिंदी में लिखा हो, और मुझे कहा जाए कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो वेरी मच सिंपल. व्हाई? बिकॉज मैं हिंदी के कैरेक्टर सेट जानता हूं, हिंदी की ग्रामर जानता हूं, व्याकरण जानता हूं, तो फिर मैं इंग्लिश का कैरेक्टर सेट भी जानता हूं और उसकी ग्रामर भी जानता हूं. तो इस तरीके से मैं के लिए आई यूज होगा, जा रहा हूं, जाने के लिए गो वर्ब एंड दिस द कंटिन्यूअस टेंस, तो मैं यहां लिख दूंगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग accordingly. So this is very much simple. एक स्टेप आगे चलते हैं. नाउ हमने ये भी पढ़ा है कि एल्गोरिथम क्या होता है. What is that? It is just a sequential set of instructions to accomplish any given task. तो जब भी हमें कोई कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखना होगा तो सबसे पहले मुझे एक एल्गोरिथम बनाना होगा, और जैसे कि हमने कहा एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है. तो हम एल्गोरिथम पहले लिखेंगे, उसके बाद सी लैंग्वेज का यूज करते हुए एल्गोरिथम के हर स्टेटमेंट को मैं ट्रांसलेट करूंगा यूजिंग सी लैंग्वेज, और फिर से जो कैरेक्टर सेट मिलेगा मुझे, दैट विल बी टर्म्ड एज द प्रोग्राम इन सी. सो जितना आसान हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, उतना ही आसान अब एल्गोरिथम से प्रोग्राम में ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे हम लोग? सी लैंग्वेज. और वो लैंग्वेज यूज करने के लिए हम उसका कैरेक्टर सेट और उसकी ग्रामर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोग्राम, लेट अस से वेरी बेसिक प्रोग्राम. आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 गिवन नंबर्स. द नंबर्स विल बी गिवन बाय द यूजर. देन जैसे कि हमने कहा पहले मुझे एल्गोरिथम लिख लेना चाहिए. तो व्हाट शुड बी द स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस मैं जिसके थ्रू ये काम करूंगा. तो पहला, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो वेरिएबल्स की होगी. तो मैंने यहाँ वेरिएबल्स लिख लिया फर्स्ट स्टेप में. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और, जब मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल, तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना होगा, कितने वेरिएबल, उनके नाम क्या होंगे, वो किस टाइप के होंगे, और तीसरी बात कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है. एक बार वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाता है, उसके बाद मैं 2 नंबर्स के एडिशन के लिए आई विल नीड 2 नंबर्स. दैट इज आई वांट टू स्कैन 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर. तो सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, गेट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर. That will be the second step.
नाउ जब मुझे नंबर मिल जाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, एड देम एंड स्टोर द रिजल्ट। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, दैट इज डिस्प्ले रिजल्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरुआती दौर में जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो उस केस में हर प्रोग्राम के लिए आपको इस तरीके से स्टेप्स लिख लेना चाहिए, और इन स्टेप्स को जो कि इंग्लिश में लिखी है, नाउ आई विल ट्रांसलेट इट इनटू सी, तो मेरे पास सी में एक प्रोग्राम अवेलेबल होगा। और इससे आसान तरीका प्रोग्रामिंग सीखने के लिए नहीं हो सकता, आपको यही फॉलो करना है। लेट अस स्टार्ट। जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ स्टेप्स कॉमन होगी जो कि मैंने इसलिए यहां पर नहीं लिखी है, जैसे कि #include stdio.h, #include conio.h, ये वो हेडर फाइल है। लास्ट वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ फंक्शंस हम लोग यूज करने वाले हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे कि printf और scanf। उन फंक्शंस को मैं मेन में यूज कर पाऊं उसके लिए वो फंक्शंस जिन हेडर फाइल्स में डिफाइंड है उनको मुझे इंक्लूड करना होगा। stdio.h में scanf और printf डिफाइंड है, और conio.h में clr, scr और getch, इन फंक्शंस को भी हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, वो डिफाइंड है। इसलिए इन दो हेडर फाइल्स को मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। इसके बाद हर प्रोग्राम आपका मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, जहां पर भी ये पेयर ऑफ ब्रैकेट मिले, अज्यूम मान लीजिए कि वो फंक्शन है और ये उसका रिटर्न टाइप है। इसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। द मेन इज द मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर, दैट इज द एंट्री पॉइंट फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स, and this void is the return type of this main function, that is indicating that this main function is nothing, is returning nothing, that is void. Now start. Take the first statement written in English, that is variables. Now translate it into C. तो आपके सामने आपके पास जितने भी रूल्स हम लोग ने पढ़े हैं रिगार्डिंग द वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो आपके पास आ जाने चाहिए। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के नाम क्या होना चाहिए, वेरिएबल कितने होने चाहिए, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कैसे लिखी जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत होगी। शुरुआती दौर के लिए मैं इंटीजर वेरिएबल्स के लिए, इंटीजर वेरिएबल्स या इंटीजर वैल्यूज के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इंट डेटा टाइप। फिर उसके बाद वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मैं यूज कर सकता हूं। इन सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए आई विल डिफाइन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक दैट। और जैसे कि हमें पता है हर स्टेटमेंट आपका किससे टर्मिनेट होना चाहिए, सेमीकोलन से। नाउ जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, मेमोरी में बैकग्राउंड में 3 वेरिएबल अलोकेशन हो जाएंगे विद द नेम एज num1, सेकेंड वेरिएबल num2। वेरिएबल कैसे बनते हैं इसके बारे में आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और तीसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा आपके पास, लेट्स से सम। तो इस तरीके से 3 वेरिएबल आपके पास मिलेंगे। ना यहां पर मैंने लिखा है वेरिएबल्स, जो कि इंग्लिश में लिखा है। क्या मैंने इस स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया? जवाब है हाँ। दैट इज सिंपल वे टू राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम एल्गोरिथम यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यदि ये स्टेटमेंट ट्रांसलेट हो गया, गेट द सेकंड स्टेटमेंट। नाउ what second statement says that get 2 numbers from user। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्कैनिंग, कि यूजर 2 नंबर कीबोर्ड से टाइप करे और उन 2 नंबर्स को मैं मेमोरी में बने हुए 2 वेरिएबल num1 और num2 में ले जाकर स्टोर कर दूं। तो उसके लिए मुझे स्कैन स्टेटमेंट लिखना होगा। लेकिन उससे पहले यहां मैं 2 स्टेटमेंट्स के लिए कुछ लाइन बैकएंड रखता हूं, अभी हम लोग बात करेंगे। एंड नाउ राइट दिस स्कैनिंग स्टेटमेंट। तो अब ग्रामर के हिसाब से स्कैनिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट scanf, so that is scanf, now double quotes, then format specifier. Now I want to scan values for 2 integer variables, so format specifier will be %d for first num1, then with a space, single space, again %d for the second number, that is num2। और अब मुझे आगे कोई वैल्यू स्कैन नहीं करनी है, तो डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्लोज करेंगे। एंड देन अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स एम्परसेंट वेरिएबल नेम, दैट इज num1, क्योंकि पहली वैल्यू मैं num1 में चाहता हूं। देन एम्परसेंट num2, दैट इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 2 नंबर्स यूजर को एंटर करने होंगे। मान लेते हैं यूजर ने पहला नंबर 5 एंटर कर दिया और दूसरा नंबर 7 एंटर कर दिया।
तो 5 और 7 num1 और num2 में आके स्टोर हो जाएंगे, इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। फिर से क्या मैंने सेकंड स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया? जवाब है फिर से हाँ, सिंपल ट्रांसलेशन। अब मैं तीसरा स्टेटमेंट लेता हूं, कह रहा है एड देम मींस दीज टू नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट। नाउ वी आर हैविंग द नंबर्स इन दीज टू वेरिएबल्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, हमने देखा है कौन सा इंस्ट्रक्शन, दैट इज LHS असाइंस RHS। RHS पर आपके पास एक्सप्रेशन हो सकता है, तो यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज add num1 or whatever stored in variable num1 add it with the variable num2 और जो भी रिजल्ट आएगा उसे वेरिएबल सम में क्या कर दिया जाए, असाइन कर दिया जाए। और जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 5 + 7 दैट इज 12, सम की वैल्यू कितनी अवेलेबल हो जाएगी 12। फिर से क्या मैंने इस स्टेटमेंट को जो इंग्लिश में लिखा है सी में ट्रांसलेट कर लिया? जवाब फिर से हाँ। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। नाउ take the last statement, that is display the result. Now I want to display the result displaying the content of two numbers along with the summation of these two numbers. मुझे आउटपुट में कुछ ऐसे दिखाना था, sum of 5 and 7 is 12। इस तरीके से हम लोग ने लास्ट जब हम लोग इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देख रहे थे तब मैंने आपको यही एग्जांपल बताया था, उसी को मैं यहां पर फिर से लिखता हूं, that is printf। First is message, that is sum of, then first number to be displayed, that is the content of variable %d, and the second number, that is %d, is equal to %d, that is the value of sum। Now पहले %d पर जिस वेरिएबल के कंटेंट सब्स्टिट्यूट होने वाले वो वेरिएबल है num1, दूसरे %d that is num2, और तीसरे के लिए that is sum, and that is semicolon। Now whenever this statement will be executed, the content of num will be substituted in place of %d in the number format, the content of num2 will be substituted in %d and so on, और फाइनली रिजल्ट क्या दिखने वाला है, sum of 5 and 7 is equal to 12, like that। इसके बाद फिर से वही क्वेश्चन, क्या मैंने ये इंग्लिश के लिखे हुए स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया? हाँ, फिर से मैं यही कहूंगा, अगेन ट्रांसलेशन सिंपल। अब यहां 4 स्टेटमेंट लिखे हुए, यहां पर भी 4 स्टेटमेंट लिखे हुए जो मैंने ट्रांसलेशन किया है, सो आई शुड क्लोज दिस ब्रैकेट लाइक दैट एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। इसके पहले फिर से मुझे यहां पर एक और लाइन ऐड करनी है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम इस प्रोग्राम को एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे। यहां इन 3 स्टेटमेंट के बारे में हमें वापस डिस्कशन करना होगा। खैर उसके पहले लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यदि मैं टर्बो सी कंपाइलर की बात करूं तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम को टाइप करना होगा, फिर स्टोर करना होगा, कंपाइल करना होगा, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करना होगा। मान लेते हैं कि मैं अभी प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, जो ब्लू स्क्रीन में जहां आपने प्रोग्राम टाइप किया होगा वहां से आपका प्रोग्राम स्विच हो जाएगा, दैट विल बी इन अ ब्लैक स्क्रीन। सो लेट अस टेक दिस इज अ ब्लैक स्क्रीन वेयर योर आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहां सर ब्लू स्क्रीन से आप ब्लैक स्क्रीन में आ जाएंगे और यहां पर आपको कुछ कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। ये कंटेंट्स क्या हो सकते हैं? दे विल बी द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपाइलर, और जो पिछले आउटपुट्स या प्रोग्राम्स आपने रन किए उनके आउटपुट्स यहां दिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं अपना प्रोग्राम रन करूं, मेरा प्रोग्राम रन करूं, तो पुराने आउटपुट्स ना दिखे या कोई कंपाइलर इंफॉर्मेशन ना दिखे, रादर मैं चाहता हूं कि मेरा ही आउटपुट बस दिखे। तो उस केस में आपको जो भी स्क्रीन पे लिखा था उसको क्लियर करना होगा, और उसके लिए हम यहां पर एक स्पेशल फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज CLR SCR, एंड दैट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। अब जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और यहां पर एक व्हाइट कलर का कैरेट ब्लिंक होता जाएगा, and this is waiting for the input from the user because the next statement is a scanf statement। इस स्टेटमेंट के कारण यहां पर ये कैरेट ब्लिंक करता जाएगा। अब यहां पर यूजर को इनपुट देना है।
यदि मैंने प्रोग्राम बनाया और मैं रन कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम रन कर रहा हूं, तो आई विल एंटर 2 नंबर्स विदाउट एनी प्रियर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन मैंने प्रोग्राम किया है, बनाया है और किसी और को रन करने के लिए दिया, और जब वो रन कर रहा है उसे पूरी ब्लैक स्क्रीन में एक व्हाइट कलर का कैरेट ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या गेस करेगा या अंदाजा लगाएगा कि उसे क्या वैल्यूज यहां देना है? 2 नंबर देना है, नाम देना है, एज देनी है, सैलरी देनी है, क्या देना है? वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो प्रोग्राम को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आई शुड डिस्प्ले अ मैसेज रिगार्डिंग द इनपुट वैल्यूज टू बी एंटर्ड बाय द यूजर। जैसे कि इस एग्जांपल के बारे में बात करें, ज्यादा बेहतर होता कि यूजर को यहां एक मैसेज दिखता, एंटर 2 नंबर्स। अब यूजर कंफ्यूज नहीं होगा और 2 नंबर ही एंटर करेगा, न कि नाम। तो फिर यह मैसेज प्रोग्राम के थ्रू यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए, और डिस्प्ले कराने के लिए फिर आपको यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा, और उसी के लिए मैंने यहां पर जगह खाली छोड़ी थी, दैट इज printf। और printf में मैं यहां पर मैसेज फ्लैश करता हूं, लेट्स से एंटर 2 नंबर्स। दिस इज द न्यू मैसेज विच इज इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या होगा? स्क्रीन क्लियर होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर्स, और उसके बाद यहां पर अब यूजर 5 एंटर करेगा, स्पेस 7 एंटर करेगा, एंड ही विल और शी विल प्रेस द एंटर की। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे 5 num1 में स्टोर हो जाएगा और 7 num2 में स्टोर हो जाएगा। द स्कैनिंग इज कंप्लीटेड नाउ। दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एंड 5 + 7 दैट इज 12 विल बी स्टोर्ड इन सम, और इस स्टेटमेंट से आउटपुट दिखेगा। कैसे दिखेगा? सम ऑफ, दैट इज सिंपल मैसेज, दैट इज सम ऑफ। देन %d पर num1 के कंटेंट सब्स्टिट्यूट होंगे, दैट इज 5। मैसेज है एंड, %d पर num2 के कंटेंट सब्स्टिट्यूट होंगे, दैट इज 7। इज इक्वल टू इज अ मैसेज, एंड देन सम वेरिएबल के कंटेंट %d में सब्स्टिट्यूट होंगे और आंसर दिखेगा 12। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद अब चूंकि कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, कंप्यूटर ब्लैक स्क्रीन से तुरंत वापस एडिटर पर ब्लू स्क्रीन पर आ जाएगा, और कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, तो ये जो आउटपुट उसने डिस्प्ले किया था शायद हम लोग देख भी ना पाए, पर मैं चाहता हूं आउटपुट देखना। तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर को एक काम और देना होगा। अभी चूंकि कोई काम नहीं था इसलिए ब्लैक से ब्लू स्क्रीन पे चला गया। वो काम क्या है? यहां पर आई विल एड अनदर फंक्शन दैट इज getch, और अब देखते हैं कि क्या चेंज होगा। जैसे ही अब प्रिंटिंग के बाद मींस इस डिस्प्ले के बाद getch फंक्शन यूज होगा, उस getch के कारण यहां फिर से एक व्हाइट कलर का कैरेट ब्लिंक करता जाएगा। दिस इज ड्यू टू दिस फंक्शन। दिस फंक्शन स्टैंड्स फॉर गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर यूजिंग कीबोर्ड। अब होता यह है कि हम इस आउटपुट को देखने में बिजी हो जाते हैं, कोई भी इनपुट हम लोग नहीं देते हैं, कोई की प्रेस नहीं करते हैं, आउटपुट देखते रहते हैं, और getch अपना काम करता रहता है, जो कि वेट कर रहा है कि कब यूजर कीबोर्ड से की एंटर करे और वो अंदर मेमोरी में आ जाए। आउटपुट देखने के बाद जैसे ही हमारा आउटपुट देखना होता है, हम एंटर की प्रेस करते हैं, जिसका कि getch फंक्शन वेट कर रहा होता है। एंटर की आस्की के लिए एंटर की को वो इन कर लेता है, स्कैन कर लेता है, और अब चूंकि यहां पर कोई अगला स्टेटमेंट नहीं है तो तुरंत आप फिर से ब्लैक स्क्रीन से कहां जाएंगे? ब्लू स्क्रीन में। तो getch के कारण क्या हुआ कि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए होल्ड हुई, पर इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि द टास्क ऑफ getch इज टू होल्ड द स्क्रीन। वो अपना काम कर रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है कि कब यूजर एंटर करे या कोई भी की प्रेस करे। हम चूंकि आउटपुट देखने में बिजी रहते हैं इसलिए कोई की प्रेस नहीं करते हैं, इसलिए वो वेट करता रहता है, और जैसे हम की प्रेस करते हैं इनपुट का काम हो जाता है, getch का काम हो जाता है, और यूजर स्क्रीन वापस ब्लू स्क्रीन पे चली जाती है। इस तरीके से ये 3 स्टेटमेंट भले ही प्रोग्राम का पार्ट नहीं था, भले ही एल्गोरिथम का पार्ट नहीं था, पर प्रोग्राम को मोर इंटरएक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा इंटरएक्टिव बनाने के लिए इन 3 स्टेटमेंट को मुझे ऐड करना पड़ा। सो आई सजेस्ट कि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो इस तरीके से एक एल्गो बना लें, और फिर उसका ट्रांसलेशन करते हुए जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको प्रोग्राम बड़ी आसानी से समझ में भी आएगा और आप लिख पाएंगे। और फिर से इट इज जस्ट अ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टू सी लैंग्वेज। यहां पर
जो CLR, SCR और getCH फंक्शन है वो conio.h में इंक्लूडेड है और printf और scanf फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड है, इसलिए हमने उसे यहाँ पर प्रोग्राम में ऐड किया है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रोग्राम। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe my video channel for more videos on programming languages. Don't forget to press bell icon. Thank you very much.